नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल होगी सार्क देशों की बैठक। कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाने पर होगा विचार। दुनिया भर में 5,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा, योजना के अनुसार होगा टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन। कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। राज्यों को दी राज्य आपदा राहत कोष का फंड इस्तेमाल करने की मंजूरी। एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन ने रद्द किया पद्म पुरस्कार समारोह। मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 से बढ़कर 18% हुआ। जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जीएसटी नेटवर्क को और बेहतर बनाने पर जोर। कहा, इन्फोसिस हार्डवेयर क्षमता बढ़ाए और कुशल कर्मचारियों की करे भर्ती। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। ऋषिकेश में एम्स के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। डॉक्टरों से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की अपील। कहा, हर राज्य में एम्स खोलने का है केंद्र का लक्ष्य। और संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में इस हफ्ते हुआ बेहतरीन कामकाज। राज्यसभा में पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते 82.6% बढ़ी कामकाज की उत्पादकता। 2 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक और दिल्ली कानून व्यवस्था पर भी हुई चर्चा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने को लेकर सार्क देशों के सदस्यों की कल बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार इस बारे में उन्होंने जानकारी दी और कल शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बैठक प्रस्तावित है। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी और उन्हीं के सुझाव पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सार्क देशों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रणनीति पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था, जिसका सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया था। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में इसके मरीजों की संख्या 84 हो गई है, जिनमें 2 मरने वाले भी शामिल हैं। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन का। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक होगी, कोरोना वायरस को लेकर क्या पहल हो सकती है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका भारत इसमें निभाएगा? देखिए, किसी भी संगठन की जो क्षमता है वो तभी पता चलती है जब कोई संकट की स्थिति हो। और निश्चित तौर पे संकट की स्थिति में सभी देश कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे देशों से सहयोग का वातावरण बने, भले ही कोई बोल नहीं रहा हो। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने फोन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी फोन किया था, तो इससे एक संकेत मिलने लगे थे कि कई देशों के बीच में यह सौगात होने वाली है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थिति बने। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल ली और उन्होंने सार्क देशों के नेताओं को ट्वीट के माध्यम से आमंत्रित किया और राजनयिक चैनलों के माध्यम से भी यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इच्छुक हैं कि सार्क देशों के सभी नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करें, ताकि पता चले कि कौन से देश में
किस चीज का संकट है, कौन देश किस एक दूसरे को किस तरीके से सहयोग कर सकता है, जो बाउंड्री के इशू है कि किस तरीके से इस तरीके से क्वारंटाइन किया जाए कि जो आपसी सहयोग भी बाधित ना हो और कोरोना वायरस फैले भी नहीं, और बाउंड्री को सील करने की वजह से कोई तिक्तता भी नहीं पैदा हो। तो इसी सब बातों को लिहाज में रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था और बहुत ही तेजी से ये इस आह्वान का जवाब मिलना शुरू हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति हो, नेपाल के प्रधानमंत्री हो, श्रीलंका के राष्ट्रपति हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो, सभी ने इस बात का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे यह एक बहुत अच्छी पहल है। और सबसे अंत में पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया वहां के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अभी तक यह बात थी कि प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं शामिल होंगे। अभी तक जो स्थिति है उसके मुताबिक वहां के जो हेल्थ एडवाइजर हैं वो हेल्थ एडवाइजर इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे एक सार्क जो बहुत दिनों से एक तरीके से मृतप्राय पड़ा हुआ था, अभी सार्क के पुनर्जीवित होने की संभावनाएं बनी है। और सार्क का यह उद्देश्य भी था कि विकास और संकट के समय में सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें। तो एक अच्छी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे कल शाम में 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्क के सभी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, और इस पर हमारी नजर रहेगी और आपके पास हम लौटेंगे इस बाबत अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। देश में कोरोना वायरस के अब तक 84 मामले सामने आ चुके हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की जांच, स्क्रीनिंग, सैंपल इकट्ठा करने, जरूरी उपकरण और लैब के लिए राज्य आपदा राहत कोष के राशि के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार इस कोष के इस्तेमाल में सहयोग करेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकार की निधियों और एनएचएम की निधियों के साथ साथ राज्य के डिजास्टर रिस्पांस कोष से भी फंड निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस फंड के प्रयोग में केंद्र सरकार सहयोग करेगी। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित आइटमों के लिए एसडीआरएफ के प्रयोग के लिए राज्यों को विस्तार में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मृत व्यक्तियों के लिए परिवार को एक्स ग्राशिया भुगतान, कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जिसे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है उसे सहायता, क्वारंटाइन नमूने लेने और स्क्रीनिंग के उपाय, प्रभावित और क्वारंटाइन कैंपों, होम क्वारंटाइन को छोड़कर में रखे गए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, मेडिकेयर या क्लस्टर कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए प्रावधान। वहीं अब तक देश में कुल 84 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 ठीक भी हो चुके हैं। जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में कौन कौन आया, उनकी जांच हो रही है। करीब 4000 लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। वहीं महान एयरलाइंस का विमान ईरान से भारतीयों को लेकर आज रात मुंबई पहुंचेगा। साथ ही इटली के मिलान से 220 भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान आज रवाना हो गया है। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। दिल्ली में कल 68 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थी। महान एयर की एक फ्लाइट ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर आएगी, जो आज मध्य रात्रि में यानी मिडनाइट में मुंबई पहुंच जाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया का एक विशेष विमान आज मिलान इटली से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आएगा। अब हमारे देश में कोविड-19 के 84 मामलों की पुष्टि हो गई है। इनमें से 10 पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन मामलों के संपर्क व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सक्रिय प्रक्रिया जारी है और अब तक 4000 से अधिक संपर्क व्यक्तियों की पहचान हो गई है, जिन्हें सर्विलेंस में रखा गया है। देश में कोविड-19 के कारण हुई दूसरी मौत का मामला पश्चिम दिल्ली से 68 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला का है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी राज्य सरकारें एहतियात बरत रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से राज्य के सभी सरकारी, निजी कॉलेज और स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और प्ले स्कूल
31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी निजी कॉलेज और स्कूल, विश्वविद्यालय, मदरसे, शिशु शिक्षा केंद्र और माध्यमिक शिक्षा केंद्र 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इसके अलावा गोवा में सभी स्कूल और कॉलेज, कसिनो और डिस्को क्लब, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एसएससी और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं अपने नियत समय पर ही होंगी। सबको इंस्ट्रक्शन गया है कि फ्रॉम आज से 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद रहेंगे। बट इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, उसके जो पेपर हैं उस दिन उनका पेपर ज़रूर होगा। उनके पेपर के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पेपर तभी होना चाहिए, तो उनकी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। दिस इज़ वन द कंपलसरी। द सेकेंड, हम कंपलसरी लिस्ट में सिनेमा हॉल हम बंद कर रहे हैं, सभी पब्लिक स्विमिंग पूल हम बंद कर रहे हैं, सभी पब्लिक जिम्स हम बंद कर रहे हैं, और कैसीनो इंडस्ट्रीज़ 31 मार्च तक हम उनको कंपलसरी बंद करने के लिए उनको कह रहे हैं। देश में फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पद्म पुरस्कार समारोह को टाल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में 3 अप्रैल को पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन होना था। फिलहाल समारोह के आयोजन से जुड़ी नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इस बारे में सूचना जारी की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक हुई मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि योजना के अनुसार ही टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। कोरोना वायरस के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर अपने संबोधन में कहा कि राज्यों को इस महामारी से निपटने के लिए $50 अरब दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बलिदान करना होगा, लेकिन कुछ समय का ये त्याग बाद में फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगले 8 सप्ताह कठिन हैं। अमेरिका में अब तक 1100 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले स्पेन ने भी देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। और इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बोल्सोनारो के संचार प्रमुख फैबियो वार्जगार्टन गत सप्ताहांत अमेरिका की यात्रा के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद बोल्सोनारो की भी जांच की गई। अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। जर्मनी की सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुक्रवार को सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कंपनियों को असीमित कर्ज देने की पेशकश की है, ताकि वो कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए संकट के दौरान भी काम करती रहें। वहीं चीन में कोरोना वायरस से अब तक कुल 3189 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में 97 और लोगों की मौत के बाद कुल 611 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे इटली में इस वायरस के संक्रमण से शुक्रवार को 250 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1266 हो गई। साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 17,660 हो गई है। उधर फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 18 लोगों की मौत होने से कुल मृतक संख्या 79 पहुंच चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यूरोप अब कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बन गया है और चीन में इसके संक्रमण के चरम पर रहने के दिनों की तुलना में कहीं अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत और अमेरिका सहित करीब दर्जन भर देशों ने शुक्रवार को प्रकाशकों से कहा कि वो कोरोना वायरस से जुड़े सभी शोध और उससे जुड़ी जानकारी तत्काल सार्वजनिक करें ताकि तेजी से फैलती इस महामारी को रोकने में मदद मिल सके। चीन में सबसे पहले दिसंबर में कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम करने को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। पिछले 6 साल में देश में लगभग 29,000 MBBS की और 17,000 PG की सीटें बढ़ाई गई हैं। सरकार स्वस्थ भारत के लिए फिट इंडिया, योग और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम चला रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग आज मोदी जी के समय में 157 मेडिकल कॉलेज नए शुरुआत करने की आज घोषणा भी हुई है, स्थापित भी होने लगे, काम भी चल रहे। आप कल्पना कर सकते हैं 157 मेडिकल कॉलेज। एम्स भी अटल जी 6 बनाकर गए थे, जिसमें से एक जहां पर आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वो ऋषिकेश एम्स, मगर ये 6 एम्स थे। आज और 16 एम्स के साथ 22 एम्स का काम चालू कर दिया है और लक्ष्य रखा है हर राज्य में एक एम्स बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उनकी सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री के हर राज्य में एम्स बनाने के वादे को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद थे। We have one of the most dynamic and the great visionary Prime Minister in this country, whom we know and the whole world knows as Prime Minister Narendra Modi. He has a great vision. He is a dreamer, he is a doer, he has a lot of visionary programs. For every visionary program, he has ensured that that visionary program is very meticulously implemented in this country. And for every program, he has millions and millions of beneficiaries in this country on record. And now he is living with a dream to deliver a new India to all Indians by the year 2022. He wants to restore smile on everybody's face. He wants to ensure that everybody's suffering is alleviated. वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लोकतंत्र के इतिहास का अनूठा संग्रह, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख, मल्टीमीडिया के जरिए विरासत से परिचय, वैदिक परंपराओं की ऐतिहासिक गाथा। संसद संग्रहालय में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 39वीं बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी पोर्टल में हो रही दिक्कतों पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। सरकार जीएसटी एंड नेटवर्क को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने इसके लिए इन्फोसिस को 31 जुलाई तक का वक्त देते हुए कुशल कामगारों की भर्ती पर जोर दिया है। And a few expectations of the council have been decided, which will be now formally informed to Infosys. The demand for more skilled manpower has been agreed to. The demand for better hardware to be brought in to enhance capacity from the 1.5 maximum peak saturation number
will be enhanced to 3 lakhs. And if it is got to be enhanced to 3 lakhs, that capacity addition in terms of hardware has also been agreed to by the council. Also, what he thought would require time till January 2021 for him to successfully complete in stages, various stages having various mileposts achieved, so on till January 2021. We have asked from the council, and that is our expectation we are giving him, saying the several mileposts will have to be brought closer to each other, and what he otherwise aimed at finishing by January 2021 will now have to be finished by July 2020. परिषद ने घरेलू और MRO सर्विस प्रोवाइडर को राहत देते हुए टैक्स की दरों को घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी। साथ ही जीएसटी की सालाना रिटर्न की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। हालांकि माचिस पर जीएसटी की दरों को 12% कर दिया गया है। वहीं मोबाइल फोन्स और उनके उपकरणों पर जीएसटी को 12% से 18% किया गया है। It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specified parts presently which are attracting 12% to be taxed at 18%. Furnishing of reconciliation statement in the form of GSTR 9C for the financial year, specifically for the financial year 2018-19 for all taxpayers having aggregate turnover below 5 crores. संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत राज्यसभा में इस हफ्ते बेहतरीन कामकाज हुआ। उच्च सदन में हुई बैठकों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चालू सत्र के दूसरे हफ्ते में राज्यसभा की कामकाज की उत्पादकता में इजाफा देखने को मिला। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के दूसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता में इजाफा हुआ। बजट सत्र के पहले हफ्ते में राज्यसभा की उत्पादकता 9.5% रही थी। वहीं दूसरे हफ्ते में उत्पादकता में 82.6% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते राज्यसभा की 3 बैठकें हुई। इस दौरान 13 घंटे 38 मिनट सदन की बैठक चली, जबकि इसके लिए निर्धारित समय 16 घंटे 30 मिनट था। अवरोध की वजह से सदन को 5 घंटे और 51 मिनट का समय गंवाना पड़ा। हालांकि सदन में अतिरिक्त कामकाज भी हुआ। 3 घंटे 58 मिनट अतिरिक्त कामकाज के लिए भोजनावकाश के समय में भी सदन की कार्यवाही चली। इस वजह से कामकाज में सिर्फ 1 घंटे 53 मिनट का ही प्रभावी नुकसान हुआ। 13 मार्च को प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। इस दौरान 9 तारांकित सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। 11 मार्च को प्रश्नकाल की कार्यवाही गतिरोध की वजह से बाधित हुई, जबकि 12 मार्च को विधायी कामकाज की वजह से प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा। 12 मार्च को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसी दिन राज्यसभा से खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी मिल गई। वहीं 13 मार्च को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को वापस कर दिया गया। इन 3 विधेयकों पर कुल मिलाकर 4 घंटे 35 मिनट चर्चा हुई। इस दौरान 37 सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। सदन ने 11 मार्च को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा से किए गए संशोधनों पर भी सहमति दे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 11 मार्च को राज्यसभा में कोरोना वायरस को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के बारे में सरकार की कोशिशों के बारे में जानकारी दी। 12 मार्च को राज्यसभा में दिल्ली के कुछ भागों में हाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा हुई। ये चर्चा 4 घंटे 15 मिनट चली। अल्पकालिक चर्चा में 21 सांसदों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया। मेरे साथ
इस दौरान शून्यकाल में सदस्यों ने जनहित से जुड़े 17 मुद्दे उठाए। वहीं 9 विशेष उल्लेख भी किए गए। 13 मार्च को राज्यसभा में 2 गैर सरकारी विधेयकों पर 1 घंटे 7 मिनट चर्चा हुई। हालांकि दोनों गैर सरकारी विधेयकों को वापस ले लिया गया। 13 मार्च यानी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन में 10 गैर सरकारी विधेयकों को भी पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम के बदले मिजाज की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली की सड़कों पर कई लोगों को जलजमाव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम के बदले मिजाज के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी के कारण तीसरे दिन भी बंद रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा हिमपात ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। जलवायु परिवर्तन की वजह से सांपों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सांपों की कुछ प्रजातियों ने अपने निवास स्थान का 90% हिस्सा खो दिया है। बढ़ते तापमान ने पर्वतों को बहुत गर्म कर दिया है। ऐसे में सांपों को भोजन की उपलब्धता और प्रजनन में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं सांप तापमान के मुताबिक अपने शरीर को अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं, जिससे कई प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में विपरा ग्रेका सांप लुप्त हो चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।